आज का जो गोचर है, ये जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, दीज आर कॉल्ड उपग्रहास। जो उपग्रह हैं ये क्या होते हैं? हमने आज तक चंद्रमा से आपने पढ़े कि चंद्रमा से हमारा पहले जन्म नक्षत्र होता है, उसके बाद संपत तारा होता है, क्षेम तारा होता है, ऐसे चलते चलते मित्र तारा, अति मित्र तारा, ये होते हैं 9 के 9 हमारे तारे होते हैं जो चंद्रमा से हम देखते हैं। उसके बाद कुछ और तारे भी होते हैं जो हम चंद्रमा से देखते हैं, लेकिन कुछ तारे हम सूर्य से भी देखते हैं। सूर्य से कौन सा नक्षत्र कौन सी दूरी पे बैठा है वो भी हमें बहुत कुछ बताता है। ज़्यादातर ये हेल्थ ग्राउंड पे काम करता है। प्रवीण 1 वाले मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रवीण 2 वाले भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हैं इस्तेमाल। ये आपके टूल्स हैं, आपको जितने आ जाएंगे आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में उतना ही कामयाब रहेंगे। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बड़ा सिंपल सी बात है। जन्म पत्री 12 खंड की होती है, उसमें 9 ग्रह बैठे होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं। ये एक बेसिक है। उसके आगे जितने आपके पास टूल हैं लगाते जाओगे उतने ही आपकी कामयाबी आगे मिलती जाएगी। आज का जो टूल है ये उपग्रह है। उपग्रह देखने कैसे हैं, इसका महत्व क्या है, इसको आपकी कुंडली में असर क्या होता है आपके ऊपर जब इनके ऊपर कोई बुरे ग्रह आते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। उपग्रहास आर स्टार्स और कॉन्स्टिलेशंस और नक्षत्रास काउंटेड फ्रॉम द वन ऑक्यूपाइड बाय सन एट द गिवन टाइम। जब कभी सूर्य से हम देखते हैं, आपकी कुंडली में जब सूर्य कहीं ना कहीं बैठा है, किसी न किसी नक्षत्र में बैठा है, तब हम देखते हैं कि वो सूर्य से आपका जो कौन सा नक्षत्र कितनी दूरी पर है वो आपके लिए क्या करता है। इसी तरह गोचर में भी हम देखते हैं। पहले सूर्य से सीख लो, फिर बाद में गोचर से सिखाऊंगा। ये 8 तरह के नक्षत्र होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और जितने ज़्यादा प्लैनेट उपग्रह पे होंगे उस समय उतना ही बैड उनका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ऑल उपग्रहास आर बैड। ये वो सेंसिटिव पॉइंट है, वो बैंड पॉइंट्स हैं इन योर नेटिविटी जो आपके जन्म के समय के सूर्य से देखते हैं। और जब जब कभी इन बैड पॉइंट्स के ऊपर बुरे ग्रह आते हैं तो हमें डिफरेंट तरह की परेशानियां देते हैं। कोई एक ग्रह ऐसे समय में इफ्लिक्ट होता है तो हमें बहुत थोड़ा सा महसूस भी नहीं होता, थोड़ा सा महसूस होता है कि अनकंफर्टेबल हम महसूस करते हैं। जब 2 आ जाते हैं, जब 2 ग्रह आ जाते हैं वहां पे, तो हम कभी कभी थोड़ा ज़्यादा महसूस करते हैं कि यार समथिंग हमारे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल ज़्यादा हो गया है। 3 होते हैं तो हमें बहुत बुरी तरह से महसूस होता है उसका। तो जैसे हम चंद्रमा से सेंसिटिव पॉइंट को देखते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ देखना है। Whenever each उपग्रह has been allotted a, however each उपग्रह has been allotted a planet, and these obstacles caused by उपग्रहs can be overcome by doing shanti of the relevant planet, which can also be said to be the lord of उपग्रहs। जब कभी किसी ग्रह पे, किसी उपग्रह पे कोई मुश्किल आ जाती है, कोई बुरा प्लैनेट आ जाता है, कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाता है, तब हम उन ग्रहों की शांति करने के बाद उस ग्रह के बुरे प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं। रिजल्ट्स ऑफ उपग्रहस। ये उपग्रह कहाँ हैं, इनके रिजल्ट क्या है। पहले मैं रिजल्ट बताता हूँ। इफ ए नक्षत्र इज रिसीविंग मैलेफिक वेदा एंड एन उपग्रह इज आल्सो प्लेस्ड देयर। जब किसी नक्षत्र के ऊपर मैलेफिक वेद आता है और आपका उपग्रह भी उसी नक्षत्र में पड़ा है,
वो जो नक्षत्र का 13.20 डिग्री का एरिया है उसमें आपका उपग्रह भी पड़ा है। Then it is very likely that a person will face death either due to war or disease. पहले मैंने बताया है ये लैंग्वेज है लिखने की, लेकिन असलियत क्या है कि जब कहीं 3 ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे 3 उपग्रह एट ए टाइम डिफरेंट बेनिफिक इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, तो डेथ लाइक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इतने से ही काम नहीं बनता। डेथ इज लॉक्ड बिटवीन द 4 लॉक्स। वो आपको बताऊंगा कहाँ पे लॉक है, आज समय मिला आज ही बताऊंगा कैसे डेथ लॉक हुई है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि जितना भी गोचर है, जितना भी प्लैनेट है, ये दशा के अधीन है। ट्रांजिट इज सबसर्विएंट टू द दशा सिस्टम। दशा भी बुरी होनी चाहिए। दशा जो होती है दशा सुप्रीम है, गोचर जो है ट्रांजिट के अधीन है। नहीं तो ग्रह तो घूमते रहते हैं, रोज कोई ना कोई मर जाए, दिन में 15 बार बंदा मर जाए, ऐसी बात नहीं हो सकती। कुछ रूल्स हैं आपको फॉलो करने हैं, जो मैंने आपको ट्रांजिट के पहले दिन बताए थे कि ये रूल कभी भूलना नहीं है आपने कि गोचर जो है दशा सिस्टम के अधीन है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिट इज सबसर्विएंट टू द दशा सिस्टम। यदि दशा किसी चीज़ के लिए मना करती है तो वो गोचर दे नहीं सकता। यदि गोचर किसी चीज़ को चाहे और दशा में वो चीज़ ना हो तो वो चीज़ मिल नहीं सकती, अच्छी या बुरी। टू वार्ड ऑफ द evil effects of the उपग्रह, the planets associated with it should be propinated. यदि हमने इन ग्रहों के बुरे चीज़ों का असर ख़त्म करना है तो हमें जो ग्रह इसके साथ जुड़ा हुआ है उसकी पूजा, उसकी दान, उसका पुण्य करना चाहिए। नक्षत्र अभिजित शुड आल्सो बी इंक्लूडेड व्हाइल काउंटिंग द उपग्रह। जब हम उपग्रह को गिनते हैं तो अभिजित नक्षत्र भी साथ में गिनना चाहिए। मतलब क्या है, 28 नक्षत्र वी विल काउंट। श्रावणा का जो एक पद लास्ट वाला, जो उसके बाद 6 डिग्री 40 मिनट श्रावणा से लेकर 13.20 डिग्री श्रावणा में अभिजित मुहूर्त होता है, उसके साथ 1/15 हिस्सा हस्ता नक्षत्र का होता है। तो ये दोनों को, धनिष्ठा नक्षत्र का होता है, ये दोनों को मिला के जो अभिजित मुहूर्त बनता है उसको भी हम काउंट करेंगे। जब भी हम नक्षत्र गिनेंगे, यहाँ पे उपग्रह के लिए नक्षत्र गिनेंगे तो हमने अभिजित नक्षत्र को काउंट करना है, ये आपको भूलना नहीं है। जबकि हम सेंसिटिव नक्षत्र विद रिस्पेक्ट टू मून जो है उसमें हम अभिजित नक्षत्र को काउंट नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। नक्षत्र ऑफ द सन, सूर्य आपके जिस नक्षत्र में बैठा है, आपकी कुंडली के जिस नक्षत्र में बैठा है तो उसमें कौन होगा। यदि सूर्य से 5वां जो नक्षत्र होगा वो आपका विद्या मुखा नक्षत्र होगा। इसका रिजल्ट क्या है, फॉल फ्रॉम ए हाइट। हाइट का मतलब यहाँ से मतलब ये नहीं है कि ऊंचाई से गिरेगा, इसका मतलब क्या है, वो अपने कैरियर की हाइट से नीचे गिर जाएगा। यदि कोई बहुत बड़ा ऑफिसर लगा हुआ हो सकता है वो सस्पेंड हो जाए, हो सकता है कोई इंक्वायरी खुल जाए, को हो सकता है उस पर इल्जाम आ जाए, इस तरह से। यदि ऐसे नक्षत्र के चलते हुए जिस दिन ऐसा नक्षत्र चलता हो मैरिज परफॉर्म कर लें, मैरिज हो जाए बंदे की, लॉस ऑफ सन, पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे समय में यदि कुछ हो जाए और ऐसा नक्षत्र चल रहा हो, दशा भी बुरी चल रही हो, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय हमें सूर्य का पाठ करना चाहिए, सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए, सूर्य का दान और पुण्य करना चाहिए। अब 8वां नक्षत्र, सूर्य से 8वां नक्षत्र, जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। 5वां नक्षत्र, यदि हम सूर्य को अश्विन नक्षत्र में रखें, पहले नक्षत्र में रख लें, तो हम गिनेंगे अश्विन नक्षत्र को भी बीच में लेंगे, 5वां नक्षत्र भी बीच में लेंगे। तो आप बताएंगे कौन सा नक्षत्र होगा। पहला नक्षत्र अश्विन हो गया, दूसरा भरनी हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, सूर्य का नक्षत्र है कृतिका, चौथा कौन सा हो गया,
रोहिणी। रोहिणी, बहुत बढ़िया। पांचवा नक्षत्र कौन है? मृगशिरा। मृगशिरा, बहुत ब्यूटीफुल। ये जो मृगशिरा नक्षत्र होगा वो विद्या मुखा नक्षत्र होगा। ऐसे नक्षत्र के ऊपर यदि कोई प्लैनेट बैठा है, बुरा प्लैनेट वहां से गुजर रहा है, और ऐसे समय के अंदर कोई ऐसा प्लैनेट है जो आपका मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है, तो हमें उस प्लैनेट के कारकत्व, उस प्लैनेट से रिलेटेड कौन से घर का वो स्वामी है, लेके हमें चिंता जरूर होनी चाहिए। क्योंकि उसमें जिस घर में वो बैठा है, उस जिस घर में वो प्लैनेट बैठा है और जहाँ जहाँ उसकी राशियाँ पड़ी हैं मृगशिरा की, तो उस समय मंगल की राशियां बनती हैं। मृगशिरा का मालिक होता है मंगल। मंगल की जो राशियां हैं, 1 नंबर राशि, 8 नंबर राशि, मेष राशि, एरीज राशि और स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि जिसको बोलते हैं, वो जिस जिस घर में होगी उससे रिलेटेड कोई भी काम, उससे संबंधित जो रिश्तेदार होगा, उससे संबंधित जो आपका भाई बहन होगा, उससे संबंधित सिग्निफिकेशन जो होंगे उस प्लैनेट के, उसमें आपका लॉस हो सकता है। तो ऐसे समय इससे बचने के लिए क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कि विद्या मुखा नक्षत्र से के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हमें सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए, सूर्य भगवान का दान पुण्य करना चाहिए, जिससे वो आने वाला बुरा समय हमारा टल जाए। सर अभी हम ये उपग्रह की बात नहीं कर रहे ना, मतलब 5th नक्षत्र यानी कि मृगशिरा पर अगर कोई उपग्रह ट्रांजिट कर रहा है, ऐसा कुछ? ऐसा है बेटे, मृगशिरा जो है, यदि आपका सूर्य एरी साइन में है तो मृगशिरा आपका जो नक्षत्र है विद्यामुख नक्षत्र है। अच्छा, वो उपग्रह है, विद्यामुख उपग्रह है वो आपका। ओके। तो इस समय तो सर हर किसी का एक जो होगा वो तो विद्यामुखा होगा ही होगा। एक विद्यामुखा होगा, एक शनिपथ होगा। लेकिन ये काम कब करते हैं? ये काम तब करते हैं जब दशा बुरी हो, तब इसका हमें फल मिलता है। और एट ए टाइम ऐसा नहीं है कि एक पे आ गया कुछ, एट ए टाइम और भी दशा भी बुरी चल रही हो, और दशा मार्केश की चल रही है, सपोज करो, या दशा बहुत बुरी चल रही है आपकी, 8वें घर की चल रही है, 6ठे घर की चल रही है, 12वें घर की चल रही है। ऐसे समय में आपका कुछ और भी, आपको कहीं साढ़े सती भी चल रही है, आपका राहु केतु का स्पार्क भी चल रहा है, ऐसे समय में काफ़ी और चीज़ें बुरी चल रही हैं। ऐसे समय में ये स्ट्राइकर है, जब कोई प्लैनेट इस पे आएगा तो बुरा कर सकता है। ठीक है ना? तो मैं आपको बताऊंगा अभी प्रैक्टिकल में। तो दूसरी बात होती है शूल उपग्रह। शूल ग्रह तो वो बनता है जो सूर्य के नक्षत्र से 8वां होता है। यदि सूर्य को एरीज में रख लेते हैं तो अब 8वां नक्षत्र आप बताओ कौन सा होगा? शनि का। एरी साइन में चलते हैं तो मृगशिरा के बाद अर्द्रा आता है। अर्द्रा के बाद कौन सा आता है जी? पुष्य हो गया सर। नहीं, पुष्या हो गया मतलब पुष्या हो गया, पुष्या नहीं, हो तो पुष्या गया सर, हो तो पुष्या गया। ठीक है जी, जो पुष्या आ गया तो बहुत बढ़िया है, क्लास इतनी अवेयर है, इतनी अलर्ट है। तो जो पुष्या नक्षत्र होगा, जब पुष्य नक्षत्र आपका शूल है, आपका शूल उपग्रह बन गया पुष्य नक्षत्र। जब कोई यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट आपको बैठ जाए आके, उसके ऊपर से कोई दूसरा प्लैनेट घूम रहा है, बुरा ग्रह घूम रहा है, तब ऐसे में इंसान को लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है, उसको ऐसी बीमारी हो सकती है कि जिसको ब्लड की कमी आ जाए, उसका अनीमिकल हो सकता है इंसान। और यदि ऐसे समय में जब शूल नक्षत्र चल रहा हो, ऐसे समय में यदि किसी लड़की की शादी हो जाए तो इमीडिएट क्वारल विद द हस्बैंड, अपने पति से उसी समय से शादी वाले दिन के साथ ही झगड़ा शुरू हो जाएगा लड़की का। और इस बात को यदि ऐसा हो चुका है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, कई बार हो चुका है, पंडित लोग कई बार ऐसा नहीं देख पाते, तो उस समय चंद्रमा की पूजा करने से बहुत फायदा मिलेगा। जब कभी आपके पास इमीडिएट ऐसा कपल आए तो आप पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर हैं, दूसरा पंडित वाले जो मंदिरों वाले पंडित हैं उनको ये चीज़ें नहीं आती, तो आपको क्या करना चाहिए? झगड़ा हो रहा है तो आप देखो यार ऐसा तो नहीं है कहीं इसकी जो शादी हुई है उस दिन कहीं शूल नक्षत्र चल रहा हो इसका, तो शूल नक्षत्र में शादी हो गई, तो उसको एक उपाय आपका जो बनता है, चंद्रमा का उपाय बनता है। चंद्रमा का दान, चंद्रमा की पूजा करने के बाद यदि चंद्रमा
6-8-12 में बैठा है तो उसका दान भी करो। यदि वो ऐसे घर में बैठा है जहाँ चंद्रमा का आप नुकसान नहीं लेना चाहते तो पूजा करो। 5वें घर में बैठा है, 9वें घर में बैठा है तो उसकी पूजा करो, ताकि हम उसका लॉस तो नहीं करना, उसका दान करके अपनी बाकी चीज़ें खराब नहीं करना चाहते। तो उसकी मंत्र सिद्धि करो, मंत्र उपासना करो उसकी, ताकि वो खुश हो प्लैनेट, और आपको वो जो झगड़ा हस्बैंड वाइफ में हो रहा है शादी वाले के दिन से, वो आपका कम हो जाए। तो नेक्स्ट है जी आपका 14th नक्षत्र फ्रॉम द सन। ये शनिपत है। 14th देखने के लिए बड़ा सिंपल सी बात होती है। 10वां नक्षत्र तो वही होता है जो आपका जन्म नक्षत्र होता है, ठीक है जी, वो तो आपको समझ आता है। 10वां नक्षत्र तो वही हो गया। जैसे एरीज हो, एरीज का 10वां नक्षत्र कौन सा बनता है? मघा बन गया ना जी। केतु का दूसरा नक्षत्र मघा। थोड़ा थोड़ा याद में, चलो ऐसा है ना, मैं तो आपको पढ़ाता हूँ इसलिए थोड़ा बहुत याद हो जाता है, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। अब 10वां, अब 14वां बनाना है आपने, तुझे देख लो, आप देखो कौन सा बनेगा। तो ये जो 14वां नक्षत्र चित्रा, बिल्कुल 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 चंद्रमा का नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र चित्रा हो जाएगा 14वां। और ये जब जब चित्रा नक्षत्र आएगा तो वो आपका शनिपथ होगा। वो शनिपथ जो होगा वो क्या देता है आपको? रिजल्ट देता है। जब उस पर कोई इन्फ्लुएंस बुरा आएगा तो फीवर देगा, इंसान को बुखार हो जाएगा। जब भी कभी आपके शनिपथ जो आपका उपग्रह है, शनिपथ उपग्रह के ऊपर से जब भी कोई मैलेफिक प्लैनेट गुजरेगा वो आपको बुखार देगा, टेम्परेचर देगा। डिपेंड करता है वो कब गुजरता है, कितनी देर के लिए वो बीमारी देगा। वो ये आपने देखना है वो ट्रांजिट कितनी देर का है। जब एक नक्षत्र 13.20 डिग्री से ऊपर से चलता है तो उसके लिए क्या करना होता है? यदि उस डेट को शादी हो जाती है, बाई चांस शादी हो जाती है, आप देखना कई लड़कियों की शादी के बाद 10वें दिन उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो ये लॉस ऑफ हस्बैंड ऑन द 10th डे, 10वें दिन उस पति की मृत्यु हो जाएगी यदि ऐसा कुछ हुआ। अकेले ऐसा नहीं होना। फिर मैं आपको बताता हूँ, उस लड़की के भाग्य में, उसकी मेन हॉरोस्कोप में विडोहुड योग लिखा होना चाहिए, नंबर 1, क्योंकि पत्री के बिना तो गोचर भी काम नहीं करता। जो पत्री में प्रॉमिस है वही होगा। दूसरी, उसकी जो हॉरोस्कोप, उसकी जो दशा चल रही है उसमें भी उसको ऐसा होना चाहिए कि उसके पति की मृत्यु हो सकती है। तो विडोहुड योग भी होना चाहिए, पति का योग होने, शोक, उसको पर्सनल जो शोक होता है किसी की मृत्यु के बाद वो भी उसकी पत्री में लिखा होना चाहिए, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी की पत्री इतनी स्ट्रांग होती है कि वो पति की भी उम्र बढ़ा देती है। तो इसलिए कई बार हम देखते हैं कि जब मैच मेकिंग करते हैं, जिस लड़के की जन्म पत्री में उम्र कम होती है तो ऐसे लड़की से शादी करते हैं जिसको बुढ़ो योग हो ही ना। तो कई बार ऐसे दोनों के मिलने से ग्रहों का न्यूट्रल हो जाना स्वाभाविक है। तब ऐसे समय में यदि आपको पता चल जाए कि शादी ऐसे दिन हो रही है, या कोई रख के आ गया शादी, आपके कोई करीबी है बंदा, उसकी शादी ऐसे दिन हो गई कि उसका जो है जिस दिन शादी होनी है उस दिन आप उसको जो केतु उसका चल रहा है, उसका भी ये चल रहा है शनिपथ, उसका उपग्रह चल रहा है, उसको ये तो बड़ा काम खराब है। 10वें दिन मृत्यु नहीं होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा तो कोई और कुछ ऐसा हो जाएगा जब उसके पत्नी को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? मंगल की शांति करानी चाहिए। मंगल की शांति कराओ, मंगल का पाठ कराओ, मंगल के मंत्र पढ़ो, मंगल की पूजा कराओ, तो मंगल का दान दो, उससे ये प्रॉब्लम दूर होती है। उसके बाद 18th आपका आता है 18th। तो जब 18th आएगा आपका, तो चाहे ही अति मित्र तारा है लेकिन वो उपग्रह जो है वो केतु है उसका। यहाँ पे केतु अति मित्र तारा होते हुए भी यहाँ पे जो केतु है चंद्रमा से ये अति मित्र तारा है, लेकिन सूर्य इसको बर्दाश्त नहीं करता। सूर्य कहता है ये तो मेरा उपग्रह है केतु, सूर्य का उपग्रह है केतु। सूर्य द्वारा रचित वो जगह है जहाँ पे सूर्य केतु को बिठा रखा है। तो उससे रिजल्ट क्या आएगा? पेन इनटू द बॉडी। इंसान की बॉडी में पेन होनी शुरू हो जाती है। यदि ऐसे दिन बाई चांस शादी हो जाए तो लॉस ऑफ हस्बैंड्स यंगर ब्रदर, पति के छोटे भाई की मृत्यु हो सकती है।
तो यदि ऐसा हो रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है जो एस्ट्रोलॉजर, तो आपको क्या करना चाहिए? मरकरी प्लैनेट, बुध प्लैनेट की शांति, बुध प्लैनेट का दान, मंत्र जाप करवाना चाहिए। 5वां है 21st जो उपग्रह है वो उल्का है। चंद्रमा से 21 नक्षत्र उल्का पड़ता है। उल्का का रिजल्ट क्या होता है? जब कभी वहां पे कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस आता है तो इंसान घबराता है, डर लगता है। तो इसके रिजल्ट, यदि उस दिन शादी हो जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी ह्यूमर्स की में प्रॉब्लम आती है। तो इसका कैसे ठीक हो सकता है? बृहस्पति की पूजा, बृहस्पति का दान, बृहस्पति का मंत्र जाप से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। उसके बाद 22 आ गया। एक कंप नाम का उपग्रह है। ये हमें क्या करता है? रिजल्ट इसका आता है फियर फ्रॉम द कोल्ड। ठंड से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठंड की बीमारी लग सकती है। तो यदि शादी में ऐसी कोई शादी उस दिन हो जाए तो लॉस ऑफ प्लेस। तो प्लैनेट्स इसका शांति कैसे होती है? कंप का मालिक कौन है? सैटर्न इज एसोसिएटेड विद द कंप उपग्रह। तो इस समय सैटर्न को प्रेपोनेट करो, सैटर्न को दान करो, सैटर्न की पूजा करो, सैटर्न को खुश करो, सैटर्न की मंत्र जाप से इसको प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। 23 है वज्र। ये इसका इफेक्ट होता है पॉइजनिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी फैमिली। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली होती है, एंड फैमिली, बॉडी एंड फैमिली। शुक्र से इसकी निजात पाई जा सकती है। और 8वां है इन द एंड 24th निराघात, फियर ऑफ वेपन से चोट आ सकती है, वेपन से मृत्यु हो सकती है, ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं। और यदि लड़की की शादी ऐसे समय में हो जाती है तो वो फीमेल जो है वो अपनी मर्यादा को भूलती हुई दूसरे इंसानों से, दूसरे मर्दों से अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। तो ऐसे समय में यदि इसको ठीक करना हो, इस अफेक्ट को ठीक करना हो, तो एज रिटन इन द फलदीप का टेक्स्ट जो है वो उसमें कहा गया है कि राहु को प्रेपोनेट करो, राहु का दान, राहु की पूजा, राहु का मंत्र जाप करने से इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये देखना कैसे है। ये चार्ट है, आपकी ट्रांजिट की किताब में है, मैंने कहीं अपना नहीं बनाया है। आपकी ट्रांजिट की किताब में ये चार्ट है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो गोचर की किताब आपके पास है। तो उसमें दिखाया गया है यदि अश्विन नक्षत्र होगा तो कौन कौन सा नक्षत्र आपका कौन कौन क्या हो गया। यदि अश्विन नक्षत्र होगा, 5वां नक्षत्र विद्यामुखा होगा, 8वां शूला होगा, 14वां शनिपथ होगा, और 18th केतु होगा, 21st उल्का होगा, 22nd कांप होगा, 23rd वज्र होगा, और 24th निराघाट होगा। इसी तरह जो जहाँ जहाँ आपका सूर्य है उस नक्षत्र को देख लो। आप इसके सामने लिस्ट है, इस पूरी लिस्ट को आप देख सकते हैं। जैसे किसी का अर्धरा नक्षत्र में सूर्य है तो उसका 10वां नक्षत्र विद्यामुखी है, 13वां नक्षत्र उसका शूल है, 14वां नक्षत्र उसका शनिपथ है, 18वां 23वां नक्षत्र जो है वो उसका केतु है, 26 नंबर नक्षत्र जो है वो उसका उल्का है, और 27 नंबर जो नक्षत्र है उसका कांप है, और दूसरा वज्रा है, निराघात है। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं, इसको टोटल दिया गया है। ये अब क्या है, फॉर ऑर्डिनरी पर्सन 6 नक्षत्राज आर इंपॉर्टेंट। ये एक दूसरा है लेक्चर जो आपको देना था। ये तो कंप हो गया, ये गोचर का नक्षत्र है। ये विद रिस्पेक्ट टू चंद्रमा आते हैं। तो उसमें क्या होता है, जन्म नक्षत्र जो होता है वो कर्म नक्षत्र, 10वां नक्षत्र उससे
अब चंद्रमा पे आ गए हैं, शिफ्ट कर गए हैं, आपको मैं जरा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अब हम सूर्य नक्षत्र से चंद्रमा नक्षत्र पे आ गए हैं। स्पेशल नक्षत्र क्या होते हैं ये पहले थे, हमें पहले जो हमने इसके पीछे बताए हैं वो है नक्षत्र विद रिस्पेक्ट टू सन, जिसको हम बोलते हैं उपग्रह, उपग्रह का नाम दिया गया है। अब हम जो नक्षत्र देखते हैं वो है कि जब हमारी कोई भी चंद्रमा से हम देखते हैं तो कुछ स्पेशल नक्षत्र डिजाइन किए गए हैं। पहले आपको मैंने पढ़ाए थे कि 9 तरह के नक्षत्र पढ़ाए थे, वो आपको याद होंगे। प्रवीण 2 वालों को भी आपको याद होंगे 9 नक्षत्र। आप प्रवीण 2 में भी पढ़ते हैं कि पहला नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र होता है, दूसरा नक्षत्र आपका संपत नक्षत्र होता है, तीसरा शेम नक्षत्र होता है, चौथा विपत नक्षत्र होता है, चौथा शेम होता